नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर काम हो रहा है। 34.27 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। प्रत्येक भारतीय का जीवन बेहतर और प्रतिबद्धता के साथ और बेहतर करने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर एक समृद्ध यूपी का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर निरंतर ध्यान देने से यूपी में 34.27 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से उभर कर आए हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में प्रत्येक भारतीय के लिए काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत लोक भवन में 17वें नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश युवाओं के अनुकूल है, जो उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी नौकरी देने के लिए ग्रुप 2 और 3 के नॉन गैजेटेड पदों में इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है, जो सरकार के हर युवा को नौकरी उपलब्ध कराने के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। एक समय सीमा के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए आपके भावी जीवन के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सभी 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को, आपके अभिभावकों को, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहर ढाने के बाद अब बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली पहले ही बाढ़ और बारिश का सामना कर रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी के कई जिलों में इस समय बारिश तबाही मचा रही है। वाराणसी और प्रयागराज में घाट डूबने लगे हैं। घाट के पास बने कुछ छोटे मंदिर पहले ही डूब चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मथुरा और आगरा में 45 साल बाद बाढ़ आई है। यमुना का पानी आगरा में ताजमहल और कैलाश मंदिर के गर्भगृह तक आ चुका है। इसके चलते आसपास के कई मकानों को खाली करा दिया गया। तो वहीं मथुरा में यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इससे 52 कॉलोनियों में पानी भर गया है। यही नहीं, पानी मथुरा के मंदिरों तक पहुंच गया है। इसके चलते नदी के आसपास के मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां मथुरा और आगरा में यमुना उफान पर है।
52 कॉलोनियों में पानी भर चुका है और ये तस्वीरें बयां करती है कि वहां की स्थिति फिलहाल क्या है। लोग छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। पहाड़ के बाद अब मैदानी इलाकों में जहां यमुना अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं अब तक 396 गांव इससे प्रभावित हो चुके हैं। 38,000 से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़ गए आगरा से, साथ ही हमारे साथ प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ गए हैं। सबसे पहले ब्रिज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बारिश की स्थिति एक तरफ पहाड़ों में बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अब जो है मैदानी इलाकों में भी कहर बरपाना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए मथुरा की, तो वहां पर भी लगातार पानी भर रहा है। आगरा में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, हथनीकुंड और मथुरा को गोकुल बैराज से पानी छोड़े ले जाने के बाद अब आगरा में लगातार यमुना का स्तर बढ़ रहा है, जिससे अब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जहां हम खड़े हुए हैं वहां एक बीच में गांव है, गांव के बीच में हम खड़े हुए हैं जहां पानी भरा हुआ है। मैं पीछे दिखाऊंगा आपको, लगातार अधिकारी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ गाँव में आए हुए हैं अधिकारी जो पब्लिक को बता रहे हैं बचने के लिए, यहाँ से जो रेस्क्यू करना है, उन्हें जहां पहुंचाना है सुरक्षित जगह, उसके लिए तमाम अधिकारी मौके पे बैठे हुए हैं। और जहाँ लगातार जो बारिश का यमुना का जो पानी लगातार यमुना में आ रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, हर घंटे में पानी की बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मथुरा से सुरेश भी बने हुए हैं। सुरेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मथुरा के भी कई इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? बता दूं, जिस तरह से रौद्र रूप में, उसके बाद जहाँ निचले इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ पूरी तरह से लोग प्रभावित है। और आपको बता दूं, जिस तरह से मथुरा के जयसिंहपुरा क्षेत्र में यहाँ पर लगभग हजारों जो घर है वो जलमग्न हो गए, उनमें पूरे में पानी भर चुका है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से अभी तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों की छतों पर बैठे हैं, वो नहीं निकल पा रहे, या उनको जैसे उनके प्रशासन के कहने के बावजूद भी वो राहत कैंपों में नहीं जा रहे हैं। तो उनसे अभी यहाँ पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो संदीप सिंह है वो आए थे, उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का जो है जायजा लिया है, पूरे नाव में बैठे पूरे इलाके का देखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे और उनका भी साफ कहना है कि यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द राहत कैंपों में पहुंच जाए। चूंकि अभी भले ही कल से निचले जो यमुना का पानी है वो इस पर गिरने लगा हो, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जानकारी मिल रही है कि पानी बढ़ने लग गया है, उसके साथ साथ दोबारा से यहाँ खतरा भी बना हुआ है। आज मैं आपको बता दूं कि मथुरा के कई मंदिर उनके कपाट बंद कर दिए गए। मथुरा के जो क्षेत्र है वहाँ बाढ़ जो है पूरे वन पर है, पूरे यानी यमुना जो है पूरे रौद्र पर है और यहाँ पर इस समय वो पूरी तरह से लोगों को, इलाकों को जलमग्न कर चुकी है। जी बिल्कुल, सैयद आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए प्रयागराज की, कई इलाकों में पानी भरा हुआ और ऐसे में लोगों को भी कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है और कब तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बाढ़ जैसी स्थिति है उससे उभरा जा सकेगा? हेलो, चलिए ठीक है सैयद, लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरह से लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, ब्रिज आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रशासन कितनी मुस्तैद नजर आ रहा है और किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, और खासतौर पर लोगों का क्या कुछ कहना है जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में प्रशासन से क्या उन्हें मदद मिल रही है? देखिए, लगातार प्रशासन बाढ़ पर मॉनिटरिंग कर रहा है। तमाम अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार मॉनिटरिंग की जा रही है। बाढ़ चौकियां बनाई गई है, एनडीआरएफ भी बुलाई गई है और तमाम पीएसी लगाई गई है और लोगों के लिए सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तैयार रखा गया है। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? बिल्लू। क्या स्थिति है आपके गाँव? स्थिति तो ये है कि सर यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। अच्छा, पानी आपके गांव के कितना पास आ गया? पानी तो बहुत आ गया है गांव में के एकदम नजदीक आ गया, गांव घिर गया है। गांव लोगों के साथ क्या नाम है? हमारा सारा नाम अमर सिंह जी है। क्या स्थिति है? और हम तोरा नूरपुर के रहने वाले हैं। हमारे गांव के चौकीदार तरफ पानी है साहब, और आ तो स्टाफ रहा है, लोग भी आते हैं पर चले जाते हैं, और अब से मदद भी तो है कर रहे हैं लोग, पर कुछ सुनाई नहीं हो रही है। देखिए, लोग बता रहे हैं मदद
तो हो रही है प्रशासन से, मगर अभी पूरी मदद नहीं मिल पा रही है। ये जो जिस गांव में हम खड़े हैं, चारों तरफ बाढ़ से घिर चुका है और लोग गांव में घिर चुके हैं, जिसके बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन अब तैयारी की जा रही है जैसे ही पानी बढ़ता है इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल जाए ग्रामीणों को। जी बिल्कुल सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें यूपी के कई इलाकों से सामने आ रही है जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, प्रयागराज में क्या स्थिति बनी हुई है, और अभी तक अगर इस पूरे बाढ़ जैसे जो हालात बने हुए हैं उनकी रेकी की गई हो तो कितना नुकसान अभी तक हुआ है? जी बता दें, प्रयागराज में जिस तरह से बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है, पीछे से छोड़े गए पानी अब लगातार प्रयागराज आ रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, ये दृश्य है संगम क्षेत्र का, जहां पर तंबुओं की नगरी बसती थी, मगर ये आज पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, पूरी तरह से ये डूब चुका है। और कुछ ही दिन में, जिस तरह से 2 दिन बाद उम्मीद है कि पानी तेजी से बढ़ेगा और फिर से लेटे हनुमान जी को माँ गंगा अभिषेक कराएंगी और उनका स्नान कराएंगी। मगर पूरी तरह संगम जिस तरह से डूब गया है, कहीं ना कहीं प्रयागराज के भी अब क्षेत्रों में लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना बना रहे, क्योंकि पानी अब तेजी से बढ़ रहा है। और 2 दिन बाद जो पानी आएगा प्रयागराज में, करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी, उससे कहीं ना कहीं गंभीर रूप से देखा जा रहा है। आज इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी बैठक की है। जी बिल्कुल, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर एक तरफ पहाड़ में लगातार बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में कई लोग हैं जो अभी भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सावन के इस पावन महीने में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक ओर जहां श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। इसी कड़ी में जनपद भदोही में सावन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से सहायता से इलाके में नजर बनाए हुए और इस सबको लेकर हमारे संवाददाता आदर्श पांडे ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सावन का महीना चल रहा है। इस सावन इस बार 2 महीने का रहने वाला है। दूसरा सोमवार सकुशल संपन्न हो गया। उसी को लेकर हमारे साथ पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनपद में किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सर स्वागत है सर जनता टीवी आपका। थैंक यू। तो क्या कहेंगे सर, जनपद में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? श्रावण को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद भदोही के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था की है। इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त ड्यूटियां लगाई गई हैं और समय समय पे सभी संबंधित जो अधिकारी हैं वो इन चीज़ों को चेक करके सुनिश्चित करते हैं कि चीज़ें ठीक से चलती रहें। आज 14 दिन श्रावण को संपन्न हो गए हैं, जिसमें 2 सोमवार और शिवरात्रि भी सकुशल तरीके से संपन्न हुई है। कोई मेजर एक्सीडेंट या किसी तरह की छोटी मोटी कोई और अन्य घटना इस दौरान सामने नहीं आई है। कांवड़ियों की सुरक्षित कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए और श्रावण के अन्य त्योहार संपन्न कराने के लिए भदोही पुलिस कटिबद्ध है। सर अक्सर देखा जाता है कांवड़ियों के लेन में जो है अन्य गाड़ियां भी आती जाती हैं, तो उनके लिए सर क्या प्रावधान किया गया? इसको लेके जो लिंक रोड्स हैं वहाँ पे बैरियर लगाए गए हैं, ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा जो हमारे अधिकारी और थाने के जो थानाध्यक्ष वगैरह हैं वो लोग नियमित तौर पे इस लेन की चेकिंग करते रहते हैं और गलत दिशा में चलने वाले लोगों का चालान और सीजर की कार्रवाई की जाती है, उन्हें हटाया जाता है। और कहीं कहीं पर चूंकि दूसरी साइड में जो गांव के लोग हैं उनको आवागमन के लिए 500-700 मीटर चलना पड़ता है। उन्हें चूंकि उसी लेन में चलना उनकी मजबूरी है, उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो गति इतनी कम रखें कि स्वयं भी सुरक्षित रहें और कांवड़ियों को भी सुरक्षित बनाएं। सर अराजक तत्वों पर सर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? इस त्योहार के मद्देनजर अक्सर देखा जाता है कि लोग उसमें डालते हैं। देखिए, भदोही में कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं कर पाएगा और सभी जो त्यौहार हैं उनको हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, परंपरागत तरीके से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराएंगे। इसके लिए तमाम जो तरीके होते हैं, इंटेलिजेंस है, सीसीटीवी है, ड्रोन है और फील्ड में पुलिस की उपस्थिति से लेके जनता से संवाद, धर्मगुरुओं से संवाद और जितने भी आयोजक हैं उन सब लोगों से संवाद करना, उन्हें अवगत कराना निर्देशों से, ये तमाम प्रयास भदोही पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। तो जनपद वासियों से क्या सर अपील करेंगे सर? मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि श्रावण माह और आगामी मुहर्रम त्यौहार को सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत तरीके से पालन करते हुए अपने अपने त्योहारों को जो मनाने का तरीका होता है उससे मनाएं और किसी भी दशा में कोई भी
शांति व्यवस्था में खलल डालने वाला या कोई और शरारती काम ना करें, नई परंपरा शुरू ना करें। यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो भदोही पुलिस का सहयोग करें। निश्चित तौर पे भदोही पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से इन त्योहारों को संपन्न कराएगी और अगर कोई शरारती तत्व गड़बड़ करता है तो उसके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हमसे। ये थे पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के तहत 4 चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही। अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को आपने कई बार सुना होगा, जहां वो भारत में और अपने साथी सचिन के साथ रहने की गुहार लगाती दिखती है। लेकिन अब सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो मुझे वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को आपने कई बार सुना होगा, जहां वो भारत में और अपने साथी सचिन के साथ रहने की गुहार लगाती दिखती हैं। पाकिस्तान में रहना चाहती हैं भारत में? भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहती हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले। हमारी जरूरत ना उनको पहले थी, ना हमें उनकी अब जरूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं? यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चों के साथ मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे। अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। लेकिन अब सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस से सीमा हैदर पर रिपोर्ट मांगी है। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से नेपाल होते हुए नोएडा पहुंची थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसियां सीमा हैदर के बारे में सतर्क हो गई हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसियों ने एसएसबी और यूपी पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों द्वारा वेरिफिकेशन किए बिना सीमा पार करने में कैसे कामयाब रही। साथ ही यूपी पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि वो यूपी बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी और अपने साथी के साथ रुकी थी। सीमा हैदर के भारत में आने के बाद इतने चर्चे थे कि उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे थे। यहाँ हम लोग जो देखने आए थे सीमा हैदर को, ये पाकिस्तान से आई हुई है, तो हम यही बच्चे हैं हमारे और ये बोले कि चलो देखने चल रहे हैं, तो अलीगढ़ से आए हम लोग जी। बारिश भी लगातार हो रही है। हाँ बारिश जी जी। क्या कुछ मन में चल रहा था? मन में यही था कि मतलब जैसे ज़्यादा जो ये चल रहा था ट्रेंडिंग में, तो बच्चे काफ़ी उत्सुक थे कि हमें मिलना है, बस हमें मिलवा कर। मैं वाइफ है मेरी, 2 बच्चे हैं। तो जानकारी कैसे मिली? जानकारी हमें ANI चैनल के द्वारा, हम देख रहे थे फेसबुक पे चैनल जो न्यूज़ चैनल, तो उसके माध्यम से हमें पता चला कि जी बिल्कुल। हाँ बातें भी, नाम वाम पूछा, उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, पूछने लगे हिंदू हो मुस्लिम हो, तो हमने बताया हिंदू हैं हम लोग। तो काफ़ी वो भी खुश थे और हम भी खुश थे, और फोटो वगैरह भी खिंचवाए हम लोगों ने। अब केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीमा हैदर को लेकर सतर्क हो गई है। इससे पहले सीमा को अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के तहत पुलिस को सूचित किए बिना भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उसे अपना वर्तमान पता बदलने की स्थिति में अदालत को सूचित करने के लिए भी कहा गया था। प्यार में पड़ने से पहले सीमा और सचिन की पहली बातचीत गेमिंग ऐप PUBG मोबाइल पर ही हुई थी। बाद में वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां सचिन रहता था। युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने विपक्षी एकता पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबे परिवारवादी नेता अपनी खोई हुई जमीन को बचाने के लिए भारत माता के सच्चे सेवक के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। विपक्षी नेता स्वार्थी हैं, वो देश के लिए नहीं बल्कि निजी हित के लिए एक हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी भी बताया। तो वहीं मोदी जी के विदेश दौरे पर हो रही उनकी प्रशंसा पर भी बात की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। विपक्ष के राजनेता भ्रष्टाचार के आकंठ समुद्र में डूबे हुए हैं। परिवारवादी शक्तियों का मिलन देश में एक लोकप्रिय, जनप्रिय और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस नेता के कारण भारत माता का वैभव बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी को पराजित करने के लिए एक हो रहे हैं।
देश की जनता सब समझती है 2024 में नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक बहुमत जनमत संग्रह के बल पर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। आज अमेरिका के संसद में मोदी मोदी के जयकारे लग रहे हैं। आज फ्रांस अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रहा है। आज देश और दुनिया में भारत माता का झंडा बड़े गर्व और फक्र के साथ लहर रहा है। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चुका है और देश के अंदर चंद परिवारवादी राजनेता, भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबने वाले राजनेता अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। देश की जनता सब जानती है, सब समझती है। 2024 में देश की जनता कांग्रेस पार्टी और परिवारवादियों को इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। आजमगढ़ में एक हत्याकांड मामले में 4 साल बाद हुआ खुलासा। 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सहारनपुर में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। एटीएस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। इलाके में मचा हड़कंप। संत कबीर नगर में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक की जमीन पर जबरदस्ती कर रहे कब्जा। पीड़ित परिवार ने की कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग। आग लगने से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ओवरलोड गिट्टी से भरे 2 ट्रकों को किया सीज। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र का है मामला। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी। परिजनों में मचा कोहराम। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। आगरा में पिनाहट थाने में गिरी छत। पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 की मौत, ट्रक सवार हुए घायल। कन्नौज में सुरक्षा पखवाड़े की हुई शुरुआत। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर सुरक्षा रथ को किया रवाना। रथ के जरिए वाहन चालकों को करेंगे जागरूक। फर्रुखाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई अनियंत्रित रोडवेज। करीब 1 दर्जन यात्री हुए घायल। सहारनपुर में नशे में धुत युवती ने काटा हंगामा। पुलिसकर्मियों को दी गालियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इटावा में छात्र को बाइक सवार दबंगों ने मारी गोली। पुलिस ने 2 अज्ञात पर दर्ज की एफआईआर। मामले की जांच जारी। आगरा में युवक की हत्या कर फेंका शव। इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। ब्रह्मवर्त घाट पर नाबालिग बच्चों का जानलेवा स्टंट। बच्चों ने छोटे मंदिर के ऊपर चढ़कर लगाई गंगा में छलांग। उन्नाव में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार गाड़ी को किया रवाना। लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के दिए निर्देश। अमरोहा में महिला की दबंगई आई सामने। कार सवार महिला ने की ट्रक चालक की पिटाई। गजरौला थाना क्षेत्र के इंद्रलोक का है मामला। आगरा में बढ़ा यमुना का जलस्तर। कैलाश मंदिर में हुआ जलभराव। मंदिर में सोमवार पर लगने वाला मेला भी हुआ स्थगित। मुजफ्फरनगर में बारिश से इलाकों में हुआ जलभराव। अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण। लोगों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से। ये खबर आपको बता दें जहां चंडीगढ़ देहरादून हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गाड़ी में 4 लोगों की जलने से मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। तो सहारनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां देहरादून चंडीगढ़ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में जहां 4 लोगों की जलने से मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी। गाड़ी में 4 लोगों की जलने से मौत हुई है। वही सूचना पर पुलिस भी पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से। तो गाड़ी में 4 लोगों की जलने से मौत हुई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सहारनपुर के देहरादून चंडीगढ़ हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की गाड़ी में जलने से मौत हुई है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस शुरू कर दी गई है।
सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून चंडीगढ़ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी में 4 लोगों की जलने से मौत हुई है। हालांकि सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर कैसे ये हादसा हुआ, क्या वजहें रही कि गाड़ी में आग लगी, जिसके बाद 4 लोगों की जलने से मौत हो गई है। तो पुलिस हर पहलू पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 लोगों की फिलहाल इस हादसे में जलने से मौत हुई है। तो देहरादून चंडीगढ़ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। गाड़ी में जलने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। सहारनपुर के देहरादून चंडीगढ़ हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शवों को भी कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि इस घटना के पीछे की क्या वजह रही, क्या कारण रहा, उसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो गाड़ी में 4 लोगों की जलने से यह मौत हुई है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां गाड़ी में 4 लोगों की जलने से मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। तो किस तरह से ये आग लगी है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। ये पूरा मामला सहारनपुर के देहरादून चंडीगढ़ हाईवे पर का बताया जा रहा है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है और इस दौरान गाड़ी में 4 लोगों की जलने से मौत हो गई है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो सहारनपुर से ये बड़ी खबर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।